हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, बेटा जीएनजी 2.0 सीरीज में फिर से स्वागत है। आज है बेटा डे नंबर 23। बेटा 8 चैप्टर का यूनिट नंबर 3 करना है। यूनिट 1 में हमने पढ़ा मनी की डिमांड, यूनिट 2 में हमने पढ़ा बेटा मनी का सप्लाई। अब हम बात करते हैं इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाती है मनी को कंट्रोल करने के लिए इन द इकोनॉमी। तो भाई शुरू करते हैं, जानदार, शानदार और जबरदस्त। लेट्स गो। तो चले बेटा शुरू करते हैं बढ़िया से। यूनिट 3 के अंदर हम बात कर रहे हैं बेटा मॉनेटरी पॉलिसी की। देखो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है, एक बात समझ लो फिर से, फिस्कल पॉलिसी मींस जो गवर्नमेंट बनाती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी। यहां हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है तो किस बातों को ध्यान रखते हुए बनाता है, प्लस उसका इफेक्ट क्या होता है इकोनॉमी में। यानी कि जब आरबीआई कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर सिर्फ मनी का सप्लाई नहीं आता, मॉनेटरी पॉलिसीज में रेट्स का इंक्रीज डिक्रीज भी आता है ना। मान लो आरबीआई सेविंग्स पे या बोरिंग्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दे या ज्यादा कर दे, तो हमें यह समझना है कि उसका इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी में। सो देयर आर डिफरेंट चैनल जो जो चैप्टर में हम पढ़ने वाले बेटा, मेजर पार्ट जो है चैप्टर का वो चैनल्स ही हैं। आप लोगों ने देखा होगा मॉड्यूल में, वो चैनल्स अगर आपको समझ आते हैं तो समझ लो चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, बहुत ईजी है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या देखने वाले हैं इसके अंदर बेटा, जल्दी से मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आता है मॉनेटरी पॉलिसी। दो पार्ट्स में आपके पास बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क जिसके अंदर हम चैनल्स पढ़ेंगे, दूसरा आएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर मॉनेटरी डिसीजंस। दोनों में से क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। तो स्टार्टिंग पार्ट में अगर हम बात करें, कौन बनाता है बेटा मॉनेटरी पॉलिसी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफन चेंजेस द पॉलिसी रेट्स, है ना, टू मैनेज द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। इसी रेट्स के बारे में हमने बात करी कि आरबीआई इन रेट्स को कम या ज्यादा करता रहता है ताकि मनी का सप्लाई कंट्रोल करा जा सके, है ना। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है, तो उसको किससे कंट्रोल करेंगे बेटा? रेट से, है ना। हाउएवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मनी अफेक्ट द इकोनॉमी स्टिल लिमिटेड। हमें अभी भी नहीं पता भाई, मतलब इनके हिसाब से हम लोग अभी भी नहीं जानते और सच में नहीं जानते कि मनी कैसे अफेक्ट करती है। आप लोग जिस लेवल पर हो अभी, आरबीआई की पॉलिसी से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो दिस चैप्टर एम्स टू एक्सप्लेन द मॉनेटरी टूल्स यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू हैंडल इकोनॉमिक्स अप्स एंड डाउन्स लाइक इन्फ्लेशन और रिसेशन। भैया जैसे हम एक्सपेंशनरी और फिस्कल पॉलिसी से करते थे वैसे ही अब मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगे, उसकी हेल्प से हम इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करेंगे। सिंपल। चलो तो मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात करें, है क्या मॉनेटरी पॉलिसी? फर्स्ट ऑफ ऑल द आरबीआई यूजेस द मॉनेटरी पॉलिसी टू कीप द इन्फ्लेशन लो, इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए, एंड स्टेबल, एंड टू मैनेज द इकोनॉमीज अप्स एंड डाउन्स। इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करना है और इन्फ्लेशन को लो रखना है, स्टेबल रखना है, तो इसलिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और यही होता है मॉनेटरी पॉलिसी। इट डज दिस बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। अभी हमने बात करी ना बेटा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है मेनली थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। याद है? फिर से याद दिलाऊं भैया, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत अगर गवर्नमेंट सेल करती है अपनी सिक्योरिटीज को तो मनी का सप्लाई कम हो जाता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट सेल कर रही है तो वो लोगों से पैसा ले लेती है ना, तो इकोनॉमी में पैसा कम हो जाता है। सिमिलरली जब बाय करती है बेटा तो मनी का सप्लाई हमारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सिंपल। चलो उसके अलावा दिस अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट्स। एक तो हमने बात करी मनी का सप्लाई कंट्रोल करना, जिसमें एक एग्जांपल ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। दूसरा हमने कहा इंटरेस्ट रेट्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, विच देन इंपैक्ट बोरोइंग, स्पेंडिंग्स एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब इंटरेस्ट रेट्स को छेड़ा जाता है ना, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को फ्लक्चुएट करती है तो उससे इकोनॉमी में बेटा बोरोइंग, स्पेंडिंग्स और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करा जा सकता है कि नहीं। चलो देखते हैं। नाउ द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। आरबीआई फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क टू कैरी आउट द मॉनेटरी पॉलिसी विच इंक्लूड द थ्री मेन पार्ट्स। तीन पार्ट्स हैं इसके अंदर बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा इसमें से कि जब हम मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो आरबीआई के पास तीन ऐसे सिचुएशंस है जिसके अंडर मतलब तीन चीजें जो कवर्ड है हमारे पास मॉनेटरी फ्रेमवर्क में। पहला है ऑब्जेक्टिव, यानी कि व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी वांट्स टू अचीव, कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा है, उसका फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है, तो पहली चीज क्या होगी? ऑब्जेक्टिव, कि हमें क्या अचीव करना है, राइट। लाइक प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, क्या चाहिए, तो उसी हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी। उसके अलावा एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब हाउ मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स। भैया ये तो देख लिया कि क्या करना है, पर कैसे करना है, कैसे वर्क करेगा इन द इकोनॉमी। ट्रांसमिशन ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस, ट्रांसमिशन के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी, बहुत मेन टॉपिक मैंने आपको जो बताया था। ट्रांसमिशन का मतलब है कि अफेक्ट, अभी हम और डिटेल में जाएंगे, पहले समझ लो कि एक चेंज अगर आरबीआई करती है, कोई भी इंटरेस्ट रेट अगर चेंज करती है तो उससे जो इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन।
तो ट्रांसमिशन कितने तरीके के होते हैं भी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, बोले तो टूल्स कौन से यूज करे जाएंगे, लाइक रेपो रेट चेंज करना है, सीआरआर चेंज करना है, या कौन सा टूल यूज करना है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच कम अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई तो ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए बनाती है, ठीक है ना, सिंपल। चलो नाउ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अगर हम ध्यान से, तो ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, गाइड द आरबीआई इन मैनेजिंग द इकोनॉमी। आरबीआई को पहले पता होना चाहिए ना कि मैं क्या करना है, वही जो हमने स्टार्टिंग में बात करी कि क्या अचीव करना है। मॉनेटरी पॉलिसी तो बनानी है पर उससे अचीव क्या करना है, ऑब्जेक्टिव माइंड में क्लियर होना चाहिए, राइट। दे यूजुअली अलाइन विद द कंट्रीज ओवरऑल इकोनॉमिक गोल। जनरली अगर हम बात करें तो यही होगा कि जो भी पूरी कंट्री के गोल्स होंगे उसको ही आरबीआई अपना ऑब्जेक्टिव बनाती है कि हमें ये अचीव करना है, राइट। फिर आता है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट 1934 द मेन एम इज टू एंश्योर द मॉनेटरी स्टेबिलिटी। असली ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉनेटरी की स्टेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम फॉर द कंट्रीज बेनिफिट। ठीक है भाई, तीन चार चीजें समझ आई कि आरबीआई एक्ट के हिसाब से अगर हम बात करें मेन एम क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनाना इकोनॉमी में, है ना, करेंसी को ऑपरेट करना कि करेंसी का जो रेट्स अप एंड डाउन होते हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं, और क्रेडिट सिस्टम कंट्रोल करना। तो मेन आरबीआई के ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है वो इन चीजों को ध्यान रखते हुए बनाई जाती है फॉर द कंट्रीज बेनिफिट, ठीक है। नाउ की ऑब्जेक्टिव्स क्या इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी के, पहले तो प्राइस स्टेबिलिटी पढ़ लिया हमने, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इकोनॉमी में ग्रोथ पढ़ लिया, सपोर्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिंपल। एडिक्वेट क्रेडिट फ्लो, कितना क्रेडिट जाना चाहिए इकोनॉमी में कितना नहीं, ये इंश्योर करना है। एंश्योर इनफ लोन्स फॉर प्रोडक्टिव सेक्टर्स, रीजनेबल इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा हो ना ही कम हो, ताकि उसी हिसाब से डिमांड को कंट्रोल करा जा सके, टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट्स, है ना। और एफिशिएंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट होनी चाहिए, यानी कि फॉर मैनेजिंग द पब्लिक डेट स्मूथली। जो पब्लिक डेट है यानी जो बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है गवर्नमेंट, वो क्या होता है, पब्लिक डेट ही होता है, तो उसको सही से मैनेज करा जाए, इसमें भी किसका रोल है, आरबीआई का, है ना। फाइनेंशियल एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जो हमारे एक्सचेंज रेट है, हमारी करेंसी का रेट एज कंपेयर टू अदर कंट्री के करेंसी रेट से कैसे मैनेज होगा, ठीक है जी। स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, क्या बोला, स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड रिफॉर्म, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो उसकी वजह से ट्रेड्स इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रेड्स इंक्रीज हो रहे हैं तो फ्लक्चुएशंस आ रही है करेंसीज में, तो हमें उसको मैनेज करना है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए, ठीक है जी। चलो नाउ ट्रांसमिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे बात करी थी बेटा, ट्रांसमिशन के अंदर क्या है, जनरली अफेक्ट कि एक चीज आपने करी, जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं कॉज एंड इफेक्ट, तो वही ट्रांसमिशन है कि आरबीआई ने बनाई मॉनेटरी पॉलिसी, अब उसका इफेक्ट क्या गया इकोनॉमी में, दैट इज ट्रांसमिशन, पढ़ेंगे अभी देखो। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मींस, देखो, हाउ आरबीआई पॉलिसी चेंजेस अफेक्ट द इकोनॉमी, कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होने की वजह से क्या इफेक्ट हुआ इकोनॉमी में, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन, सिंपल। लाइक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, कुछ भी हो सकता है। दो स्टेजेस है, पहला देखो क्या हो गया, पूरा सीक्वेंस है, सीक्वेंस समझना ध्यान से। आरबीआई ने चेंज करा पॉलिसी रेट पहले, उससे क्या हुआ, दिस अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी, लाइक लोन के रेट्स। सपोज आरबीआई ने लोन के रेट चेंज कर दिए, अब उससे क्या होगा, जब चेंज होगा इंटरेस्ट रेट में तो उससे हमारी स्पेंडिंग इन्फ्लुएंस होगी, इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस होगी, बोरिंग्स इन्फ्लुएंस होगी, एंड फाइनेंशियली इन्फ्लेशन एंड फाइनली इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। समझे भाई, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दिए तो लोग कम ले पाएंगे लोन, इन्वेस्टमेंट्स कम कर पाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स जो है वो क्या करते हैं, कम कर दिए तो क्या होगा, लोग बोरिंग ज्यादा करेंगे, बोरिंग ज्यादा करेंगे, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, स्पेंडिंग्स बढ़ेगी। तो इस नजरिए से समझना है हमें, समझिए मेरी बात, यही ट्रांसमिशन है, इसको पढ़ेंगे डिटेल में। और तो क्या हुआ बेटा, द इंपैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इजंट इंस्टेंट, सबसे बड़ी बात पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू में, एकदम से नहीं होता। आरबीआई ने कुछ भी चेंज करा, उसका धीरे 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 इफेक्ट मूव करेगा इकोनॉमी में, एक से दूसरी चीज चेंज होगी, दूसरी से तीसरी होगी, तीसरी चौथी चीज चेंज होगी, ऐसे करते करते स्लोली स्लोली इकोनॉमी में चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है ना। देयर इज अ टाइम लैग होता है, मतलब डिले जो हम कह रहे हैं स्लो स्लो होता है, एंड इट्स एग्जैक्ट टाइमिंग एंड साइज आर अनसर्टेन, कब होगा नहीं पता, पर होगा जरूर, स्लो स्लो होगा, इंस्टेंट नहीं होगा, पर होगा जरूर, ठीक है जी। नाउ चैनल्स की बात करते हैं, जो मैंने आपसे बात करी थी, इस चैप्टर का मेन हार्ट ऑफ दिस चैनल है वो है चैनल्स, ठीक है ना। चैनल्स के अंदर वही ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं कि जब कुछ भी चेंज हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसी में तो उसका क्या क्या इफेक्ट जा रहा है। तो पहला चैनल हम स्टडी कर रहे हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल। बेटा एक बात सुनो मेरी, पहली चैनल्स पढ़ने से पहले ना एक बात समझ लेते पहले कि ये चैनल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, समझ गए। एक चैनल में आप एक बात पढ़ोगे, दूसरे को जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि सर इस वाले चैनल में तो एक कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है बात, कि इस वाले चैनल में तो आपने कुछ और कहा था, इस वाले चैनल में आप कुछ और कह रहे हो। तो बेटा सीधी सी स्टोरी है कि हम सारे चैनल्स को इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, कोई भी आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंट चैनल के हिसाब से पढ़ेंगे, समझ गए मेरी बात। चलो अब देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट चैनल पढ़ रहे हैं, यानी इसका मतलब सिंपल ये है कि सेविंग्स पे और इन्वेस्टमेंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, समझ गए। सिंपल हम ये पढ़ रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो
दिस चैनल शोज हाउ इंटरेस्ट रेट चेंजेस अफेक्ट द हाउस होल्ड सेविंग्स, स्पेंडिंग्स एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। यही पढ़ना है इस चैनल में। तो देखो ध्यान से, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए डिपॉजिट्स पे, जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाए तो क्या होगा? पीपल अर्न लेस फ्रॉम सेविंग्स, तो दे प्रेफर टू स्पेंड मोर। मतलब एक टेंडेंसी बता रहे हैं यहां पर कि लोग होल्ड करना ज्यादा शुरू कर देंगे कैश। जब भैया बैंक में डिपॉजिट करके कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा तो लोग अपने पास होल्ड करेंगे। और ये माना जा रहा है कि अगर लोग होल्ड ज्यादा करेंगे तो स्पेंड ज्यादा करेंगे। मतलब अगर उनकी होल्डिंग ज्यादा होगी पैसे की तो स्पेंडिंग्स भी ज्यादा होगी। सिंपल। नेक्स्ट है लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन दी लोन्स। लोअर अगर इंटरेस्ट रेट लोन्स पे हो गया तो, एक हमने बात करी डिपॉजिट्स की, तो समझ आए बात क्या हुई? डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो भैया सेविंग कम कर दी लोगों ने, स्पेंडिंग्स बढ़ गई। यहां पे क्या समझ आ रहा है? अगर लोन्स पे इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो हाउस होल्ड बोरो मोर। लोन सस्ते हो गए तो लोग घर वगैरह ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, होगा कि नहीं? लोग ज्यादा घर खरीदेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ज्यादा बोरिंग्स करेंगे। तो बिजनेसेस इन्वेस्ट मोर आ गया, इक्विपमेंट्स पे, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा पे, एंड बोरिंग बिकम चीपर, है ना? क्योंकि बोरिंग भैया चीपर हो चुकी है, तो इस वजह से अब क्या होगा? लोग बोरिंग ज्यादा करेंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी लोगों की, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगी इकोनॉमी में, राइट? सो हायर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेसेस एक्सपेक्ट बेटर रिटर्न, मोर इन्वेस्टमेंट। ये इसका ट्रांसमिशन है। क्या क्या समझ आई बात? एक बार देखें फटाफट से भैया। सेविंग के ऊपर हमने ये पढ़ा बेटा, सिंपल सी बात, कि सेविंग्स हमारी बढ़ जाएगी जब इंटरेस्ट रेट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जो हमने यहां पे लिखा है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, है ना? तो सेविंग्स तो हमारी कम हो जाएगी, स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। नॉर्मल जनरल तरीके से आप इसको समझेंगे, है ना? इंटरेस्ट रेट्स कम हुए डिपॉजिट्स पे, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डिपॉजिट्स की, है ना? हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चों डिपॉजिट्स की। डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट कम हुए तो हम सेविंग कम करेंगे, स्पेंडिंग ज्यादा कर देंगे, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, कैश ज्यादा होल्ड होगा, खर्चे ज्यादा होंगे। इन्वेस्टमेंट्स नहीं कह रहे, खर्चे, हाउस होल्ड्स के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो सेव नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि इतना इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा, राइट? ये टेंडेंसी है। सेव अब लोन्स पे अगर हम बात करें कि भैया लोन्स के ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, ये तो पहला एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? कि फिर से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है लेकिन अब लोन्स पे हो रहा है। तो लोन्स पे होगा तो क्या होगा भैया? बोरोइंग्स बढ़ जाएंगी, है ना बेटा? क्या बढ़ जाएंगी बच्चों? बोरोइंग्स बढ़ जाएंगी, बोरोइंग्स बढ़ जाएंगी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएंगी, है ना? लोग घर वगैरह ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, ज्यादा लोन लेना शुरू कर देंगे, बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी। ये चैनल है, ये इसका इफेक्ट है जो आपको याद रखना है। सिंपल। चलो नाउ कैश फ्लो चैनल। अब मैंने पहले फिर से भी एक आपको बात बताई कि कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए बातें आपस में। इस चैनल को हम सेपरेट तरीके से पढ़ रहे हैं, अलग इफेक्ट के तरीके से, उसका अलग इफेक्ट था, ठीक है ना? नाउ दिस चैनल शोज हाउ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द एक्चुअल कैश अवेलेबल टू स्पेंड फॉर हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस। कि बिजनेसेस के पास जो पैसा है स्पेंड करने के लिए, उस पर कितना फर्क पड़ेगा। तो देखते हैं ध्यान से। व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन। अच्छा बेटा एक बात बताओ पहले, यहां पर मैंने खाली इंटरेस्ट रेट्स का गिरने वाला एग्जांपल लिया दोनों केस में। तो आप अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप ऑपोजिट कर सकते हो, सिंपल। भैया मैंने अगर डिपॉजिट्स पे और लोन्स पे मैंने कहा इंटरेस्ट गिरेगा तो ये होगा, तो माइंड में क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि सर जब बढ़ेगा तो क्या होगा? भैया जो गिरने पे हो रहा है उसको ऑपोजिट कर दो, सिंपल है। अगर आपको ये इफेक्ट समझ आता है तो क्रैमिंग थोड़ी करनी है, हमें तो समझना है ना, हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है बेटा, रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारोगे तो गेम ओवर हो जाएगी एग्जाम में, है ना? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है तो अगर ये बढ़ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा इसका, सिंपल है कि नहीं? चलो तो व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन। अब हम इंटरेस्ट रेट डाउन में कैश फ्लो समझ रहे हैं कि हाउस होल्ड्स के पास जो कैश फ्लो या बिजनेस के पास जो कैश फ्लो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान से। तो लोन रीपेमेंट जो है सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो लोगों को लोन आसान लगेगा, फिर से वही पहले वाली बात ही होगी एक तरीके से। लेकिन हमें उसका इफेक्ट कहां पे लेके जाना है? कैश पे। पीपल विद होम लोन्स, कार लोन एक्सेट्रा पे लेस एवरी मंथ। अब क्योंकि उनको लोन की रिपेमेंट्स कम करनी पड़ रही है, ऐसे समझो कि आप अभी तक 50,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे थे, लेकिन बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए, जिसकी वजह से अब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 30,000, समझो। तो आपके पास 20,000 रुपए एक्स्ट्रा बच रहा है कि नहीं बच रहा, है ना? आप रेगुलर ईएमआई पे कर रहे थे 50,000 की, बैंक ने इंटरेस्ट रेट गिरा दिया, उन्होंने बैंक ने कहा कि आपको 30,000 पे करने। तो भैया जब 30,000 पे करने तो 20,000 मेरे पास एक्स्ट्रा कैश बच गया, सिंपल। ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, देखो कम पे करना पड़ेगा, सो दे हैव मोर मनी लेफ्ट टू स्पेंड ऑन शॉपिंग, फूड एंड ट्रेवल। यानी क्या समझ आया? कैश ज्यादा बचेगा, इंटरेस्ट रेट्स कम होने से कैश ज्यादा बचता है। लोन पे, लोन की बात कर रहे हैं, लोन पे इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, कैश ज्यादा बचेगा, स्पेंडिंग्स बढ़ जाएंगी, स्पेंडिंग्स बढ़ जाएगी तो कैश फ्लो ज्यादा हो जाएगा, सिंपल। सेविंग्स अर्न लेस इंटरेस्ट। पीपल हु कीप मनी इन द फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट अर्न लेस, सम ऑफ देम मे डिसाइड टू स्पेंड लेस। अब आप देखो ये वाले पॉइंट में मैं बोल रहा था, इस पॉइंट को अगर आप पहले वाले चैनल से कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि उल्टा बोल रहे हैं, पर हम बात कर ही नहीं रहे उस सेंस में, हम बात कर रहे हैं पर कैश फ्लो की सेंस में। तो ध्यान से फिर से क्या बोला? जब सेविंग्स पे हमें इंटरेस्ट रेट्स कम मिलेगा, यानी कि हमें अपने एफडीज पे, फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रेट्स कम मिल रहे हैं, है ना? या सेविंग अकाउंट पे कह सकते हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट्स कम मिल रहे हैं। तो कुछ लोगों की इकोनॉमी में टेंडेंसी हो सकती है कि अब वो डिसाइड करेंगे कि खर्चा कम करना है,
खर्चा कम करना है, ऐसे समझो। फिक्स डिपॉजिट पे मेरे को पहले अब मेरे को एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा था, मान लो 10,000 रुपीज का मंथली, ठीक है। एफडी करी हुई थी, मेरे को उससे 10,000 रुपए का इंटरेस्ट फिक्स आ रहा था मंथली का, तो मैं इस 10,000 रुपए का खर्चा कर पा रहा था, है ना। लेकिन अब सेविंग्स पे इंटरेस्ट कम हो गया, चलता हुआ इंटरेस्ट कम हो गया, और मुझे अब इंटरेस्ट आना शुरू हो गया 8,000 का। तो सिंपल मतलब क्या हो गया, मेरे पास 2,000 की कैश की शॉर्टेज हो गई, जो पहले नहीं थी। पहले 10,000 था, अब 8,000 आ रहा है इंटरेस्ट, तो 2,000 का कैश कम हो गया मेरे पास, तो मेरी स्पेंडिंग्स कम हो जाएंगी इस सेंस में, समझ गए। ये चलते हुए आपको जो पे करना था वो कम हो गया, तो आपके पास कैश फ्लो बढ़ेगा। चलता हुआ इंटरेस्ट जो मिल रहा था आपको, अगर वो कम हो जाएगा तो आपकी कैश फ्लो आपके पास कम हो जाएगी, है ना। कैश कम आना शुरू हो गया, पहले 10 आ रहा था, अब 8 आ रहा है, तो 2,000 से कैश कम हो गया, स्पेंडिंग्स कम हो जाएंगी, सिंपल, ठीक है। चलो, नाउ असेट प्राइस एंड वेल्थ चैनल। असेट के प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ता है, मतलब कि आप ये समझो, पहले तो वेल्थ क्या है, जो आप अपनी अर्निंग से अपनी असेट्स क्रिएट करते हो धीरे धीरे करके, वही आपकी वेल्थ बन जाती है ना। आपके पास कितना प्रॉपर्टीज है, कितना आपके पास रिचनेस को हम काउंट करते हैं वेल्थ से, है ना, कितनी आपकी वेल्थ है। तो असेट तो हो गया सिंगल असेट बेसिकली, और वेल्थ हो गया कि आपके पास बैकअप कितना है, दैट इज वेल्थ। तो देखते हैं, दिस चैनल एक्सप्लेन्स हाउ चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट द असेट प्राइस, पीपल्स हेल्थ एंड देयर स्पेंडिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। समझ गए ध्यान से। व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन, फिर से असेट प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, अभी इसको पूरा समझेंगे, नीचे मैं वैसे बता देता हूं। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो लोग लोन ज्यादा लेना शुरू कर देंगे। किसी भी चीज की डिमांड, हम इकोनॉमिक्स में एक बात तो आज तक समझ ही चुके हैं कि जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है किसी चीज के, तो वो चीज महंगी हो जाती है, समझ गए, ताकि उसकी शॉर्टेज ना क्रिएट हो जाए इकोनॉमी में, इसलिए उसका प्राइस बढ़ा दिया जाता है। किसी भी चीज की बच्चों अगर डिमांड बढ़ने लग जाए, कॉन्टिन्यूसली लोग डिमांड करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका प्राइस बढ़ जाएगा लास्ट में, है ना, अल्टीमेटली प्राइस बढ़ जाएगा। तो असेट प्राइस बढ़ जाएंगे, लाइक रियल एस्टेट एंड स्टॉक्स। लोअर रेट्स मेक इन्वेस्टिंग इन असेट्स मोर अट्रैक्टिव, है ना, ये बात जो भी हमने समझी है। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा आसान लगेगा लोगों को, भैया लोन आराम से मिल रहा है। फ्यूचर रिटर्न्स लुक मोर वैल्यूएबल, सो पीपल बाय मोर, पुशिंग द प्राइसेस अप। ज्यादा लोग खरीदने लग जाएंगे तो प्राइसेस अल्टीमेटली ऊपर चले जाएंगे। हायर असेट प्राइस से ज्यादा वेल्थ होगी, देखो ध्यान से। व्हेन योर हाउस, अब आपके पास ऑलरेडी एक घर है, सपोज आपके पास एक घर है जिसकी वैल्यू है 1 CR, 1 करोड़, ठीक है। असेट के प्राइसेस बढ़ गए क्योंकि लोगों ने ज्यादा लोन्स लेने शुरू कर दिए, तो असेट्स के प्राइसेस बढ़ गए, तो जो आपके पास ऑलरेडी असेट है 1 करोड़ का, वो भी बढ़ के हो गया 5 करोड़ का। तो व्हाट विल हैपन नाउ, आपके पास पड़े पड़े असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो इससे होगा क्या, जब असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो हम कह सकते हैं आपकी वेल्थ बढ़ गई। ये आपकी वेल्थ ही तो थी, जो आपके पास ऑलरेडी असेट था, जिसके ऊपर कोई लोन नहीं था, कुछ नहीं था, वो आपका अपना सेल्फ ओन्ड था, है ना। तो उसके ऊपर अगर हमारा वैल्यू बढ़ गई तो क्या हम कहेंगे, आपकी वेल्थ बढ़ गई। तो वेल्थ बढ़ने से क्या होगा, जब ज्यादा वेल्थ हो जाती है तो क्या होता है, इजियर टू बोरो। बैंक क्या चेक करता है लोन देते समय, बैंक ये चेक करता है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, दो तरीके से, या तो आपकी अर्निंग देखता है या फिर आपकी वेल्थ देखता है, कि आपके पास असेट है ऑलरेडी 5 करोड़ का। समझना मेरी बात को, जब 1 करोड़ का घर था तो बैंक आपको 80 लाख का लोन देने के लिए रेडी था। अब आपके पास 5 करोड़ का घर है तो बैंक आपको 4 करोड़ का लोन सपोज करो देने के लिए रेडी है। एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, मतलब बैंक ने भी आपको ज्यादा देने का फैसला कर लिया ना, क्योंकि आपके पास जो असेट है उसकी वैल्यू ज्यादा है, सिंपल। तो इसलिए हम कह रहे हैं मोर वेल्थ होने से लोन लेना आसान हो गया। As asset value rises, people and businesses have more collaterals. Collateral मतलब वही जो हम किसी को प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं, गिरवी रखना, है ना, लाइक होम एंड इक्विटी, तो मेकिंग इट इजियर टू गेट लोन्स। तो जब लोन्स ज्यादा लिए जाएंगे तो हमारे, देखो समझ आई बात क्या हुई, कि जब इंटरेस्ट रेट डाउन जाते हैं तो असेट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, वेल्थ बढ़ जाती है, लोग ज्यादा लोन लेने लग जाते हैं, परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, लोगों की स्पेंडिंग बढ़ जाती है। इसी को आप उल्टा भी कर सकते हो, सिंपल, नीचे जाएगा तो सब नीचे चला जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट है बेटा एक्सचेंज रेट चैनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कई बार। एक्सचेंज रेट की हम बात कर रहे हैं कि हमारे करेंसी रेट्स पे क्या फर्क पड़ता है, मॉनेटरी पॉलिसी से करेंसी रेट पे फर्क पड़ेगा। देखो क्या चैनल बनेगा, ध्यान से। द चैनल शोज हाउ इंटरेस्ट रेट चेंजेस अफेक्ट द एक्सचेंज रेट, विच देन इंपैक्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, तीनों चीजें अफेक्ट होगी, हमारी एक्सचेंज रेट भी होगा, ये भी होगा। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन, देखो ध्यान से। रिटर्न ऑन इंडियन इन्वेस्टमेंट ड्रॉप कंपेयर टू अदर कंट्रीज। देखो ध्यान से, मैं बताता हूं। हमारे पास किसी फॉरेनर इन्वेस्टर ने पैसा लगाया हुआ था कंट्री में, अब यहां पर इंटरेस्ट रेट्स नीचे चले गए, यानी कि अब वो इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न उसको नहीं दे रही, तो वो क्या फैसला करेगा, सबसे पहले वो कहेगा मैं यहां से पैसा निकाल के उस कंट्री में लगाऊंगा जहां मेरे को रिटर्न अच्छा मिल रहा है। तो यहां से हमारी इन्वेस्टमेंट्स वापस जानी शुरू हो जाएंगी, यानी बाहर के जो इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा हमारी इकोनॉमी से वापस खींच लेंगे। वापस खींच के कहां ले जाएंगे, दूसरी इकोनॉमीज में जाके इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहां से हमारा बाहर चले जानी शुरू हो जाएगी सारी इन्वेस्टमेंट्स, तो इंडियन रुपी की वैल्यू बेटा गिर जाएगी। क्या हुआ, सबसे पहले हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थी वो कम हो गई, मतलब सबसे पहले तो एक्चुअली में इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम होने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गई,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होने से हमारा रुपये की वैल्यू गिर गई, हमारा इंडियन रुपी गिर गया। इंडियन रुपी गिर गया मतलब ऐसा हो गया कि $1 इक्वल टू 90 था, नाउ $1 बिकम्स 96। भाई इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। $1 90 का था, अब $1 96 का हो गया है, इस वजह से जो चीजें हुई है, यानी रुपये की वैल्यू गिर गई। अब रुपये की वैल्यू गिर गई तो क्या होगा बेटा, रुपये की वैल्यू गिरने से हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ही फर्क पड़ेगा। इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे। जब मेरे इंपोर्ट सब क्या हो गया, मेरे को ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे बाहर। मेरी बात समझ रहे हो कि पहले मेरे को मान लो $1 की पेमेंट करनी थी बाहर, तो मैं 90 रुपए देता था, $1 की पेमेंट हो जाती थी। इंपोर्ट करने के लिए पैसे देने होते हैं ना, तो मैं 90 रुपए देता था, $1 की चीज खरीद लेता था। लेकिन अब वही $1 की चीज खरीदने के लिए मुझे 96 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब मेरे लिए इंपोर्ट कॉस्टली हो गया, तो मेरा इंपोर्ट कम हो जाएगा, मैं इंपोर्ट कम कर पाऊंगा। हाँ, मेरे एक्सपोर्ट्स अट्रैक्टिव बन जाएंगे, मेरे एक्सपोर्ट्स दूसरी कंट्री के लिए अट्रैक्टिव बन जाएंगे, क्योंकि उनको मुझे अब कम पैसे देने एज कंपेयर टू बिफोर। समझ गए, जब $1 90 था तो उनको कम पैसे देने थे, ज्यादा देने थे। अब $1 इक्वल टू 96 हो गए तो उन लोगों को हमें कम देने, यानी मेरे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। समझ गए बात बेटा, ये वाली बात क्लियर होगी सब बच्चों को। एक्सचेंज, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो क्या क्या चेंज चलती आ रही, समझ आई दोबारा से। इंटरेस्ट रेट गिरे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होने से हमारा रुपये गिर गया, रुपये गिरने की वजह से इंपोर्ट सस्ता हो गया, एक्सपोर्ट महंगा हो गया। सॉरी, इंपोर्ट, हाँ इंपोर्ट कम हो गए हमारे, सस्ता नहीं, इंपोर्ट चीप, इंपोर्ट हमारे हो गए कॉस्टली, तभी तो कम हो गया। इंपोर्ट हो गया हमारा कॉस्टली, इंपोर्ट हमारे लिए महंगा हो गया, तो इसलिए हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए। एक्सपोर्ट हमारे लिए क्या हो गया, चीपर हो गया, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए, चीपर बन गए इन द आइज ऑफ फॉरेन कंट्रीज। जो हमारे से एक्सपोर्ट, जो हमारे एक्सपोर्ट लेते हैं, यानी कि उनके लिए इंपोर्ट होगा, उनके लिए सस्ता हो गया हमारी कंट्री से खरीदना। समझिए, क्योंकि अब उन्हें कम पैसे देने, हमें अगर कुछ खरीदना है तो हमें पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे रुपए की वैल्यू गिर गई है। तो दिस इज द चेन, समझ आई बात। अब देखते हैं आगे, ध्यान से देखो। तो देखो बेटा, कम होगी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स पुल मनी आउट ऑफ द इंडिया, ये मैंने बात करी। डिमांड फॉर रुपी फॉल एंड द एक्सचेंज रेट ड्रॉप्स, रुपी वीकन्स। जब डिमांड फॉर रुपी बचेगी नहीं तो अल्टीमेटली रेट गिर जाएगा। ये रहा रेट गिरने का एग्जांपल। तो एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर, मोर डिमांड फॉर इंडियन गुड्स अब्रॉड। अब इंडियन गुड्स की डिमांड बाहर बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें अब कम पैसे देने हमें एज कंपेयर टू बिफोर। फिर इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव, पीपल बाय मोर लोकल गुड्स। अब लोग यहां पर ज्यादा खरीदना शुरू हो जाएंगे विद इन द कंट्री, क्योंकि इंपोर्ट तो कर नहीं पा रहे, महंगा पड़ रहा है इंपोर्ट करना, तो लोग विद इन द कंट्री ही परचेजिंग शुरू कर देंगे, विद इन कंट्री परचेज करने लग जाएंगे बेटा। बट इट ऑल्सो मीन्स हायर इंपोर्ट प्राइसेस विच कैन इंक्रीज द इन्फ्लेशन, जिससे इकोनॉमी में क्या आ जाएगा बेटा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, राइज इन प्राइसेस, क्योंकि लोग यहां पर ज्यादा परचेज करना शुरू कर देंगे। तो यहां पर ज्यादा, अब देखो ना, हायर इंपोर्ट्स का मतलब क्या होगा, प्राइसेस अगर इंपोर्ट के ज्यादा हो जाते हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि यहां पर इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर बाहर से कोई चीज या तो हम ले नहीं पा रहे, या ले रहे हैं तो महंगी लेनी पड़ रही है, क्योंकि रुपए की वैल्यू गिर गई है। तो इसलिए हम कहेंगे कि उसका इफेक्ट अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन। यही अगर मैं इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दूं तो सब उल्टा हो जाएगा। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो जाएगी, रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इकोनॉमी डिफ्लेशन हो जाएगा। समझ आती है चेन। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है बेटा, याद रट्टा मारने बैठे हो तो भूल जाओगे एग्जाम में। ये अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आती है अगर, तो ये एग्जाम में आपको यूज करना है, सिंपल। चलो नाउ अब देखते हैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट्स। ऑपरेटिंग प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। अब बैंक्स के पास कुछ टूल्स हैं, ये जिन बच्चों ने 12th में पढ़ा हुआ उनके लिए बहुत इजी टॉपिक है, ये वाला स्टार्टिंग वाला तो कम से कम, कि कुछ हमारे पास बैंक्स के पास क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव टूल्स। दीज आर द टूल्स यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई अक्रॉस द होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में जो यूज करा जाता है, अफेक्टिंग ऑल मेजर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हाउसिंग एटसेट्रा। ठीक है जी, इन सबको अफेक्ट करने वाला। नेक्स्ट आता है रिजर्व रेशियो, देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से। क्वांटिटेटिव के अंदर ही आता है बेटा सीआरआर, और हमारे जो मतलब कैश रिजर्व रेशियो, याद समझते हो क्या होता है। बैंक्स को ना, कमर्शियल बैंक्स को कुछ मिनिमम रिजर्व रखना होता है। एक रिजर्व होता है जो उन्हें अपने पास रखना होता है, एक रिजर्व होता है जो उनको आरबीआई के पास रखना होता है। ये उसी रिजर्व की बात हो रही है जो आरबीआई के पास रखना होता है। अगर ये रिजर्व की रिक्वायरमेंट आरबीआई बढ़ा दे तो कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा, ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा तो लोन देने की पावर कम हो जाएगी, इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कम हो जाएगा इकोनॉमी में। कमर्शियल बैंक्स लोन कम दे पाएंगे ना। तो सिंपल मतलब क्या है, अगर ये सीआरआर बढ़ जाए, रिजर्व की रिक्वायरमेंट आरबीआई बढ़ा दे, तो इकोनॉमी में हम कहेंगे कि लोन कम हो जाएंगे, इसका मतलब मनी का सप्लाई कम हो जाएगा। इसको उल्टा भी आप समझ सकते हो, है ना भाई, रिजर्व रेशियो कम कर दी तो लोन बढ़ जाएंगे और मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा, सिंपल। एक सर्टेन परसेंटेज जो डिपॉजिट होता है कैश विद आरबीआई, नो इंटरेस्ट इज अर्न, को इंटरेस्ट नहीं मिलता इस पे, कमर्शियल बैंक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता इस पे। बैंक्स कैनॉट लेंड और इन्वेस्ट दिस मनी, इस पैसे को कमर्शियल बैंक्स नहीं दे सकते कहीं पर भी कुछ, क्योंकि बैंक को अलग करना होता है। जो भी इनके पास डिपॉजिट आता है उसका ये पार्ट अलग करके देना होता है आरबीआई को, उसमें से ना वो किसी को लोन दे सकते हैं ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं इसको। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा जो रेशियो हमने बात करी जो बैंक्स को अपने पास रखना होता है, ये भी रिजर्व ही है,
तो बैंक्स दो तरीके से रिजर्व रखवा रहा है। एक तरीके से आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के से दो तरीके से रिजर्व रखवा रहा है। एक वो रिजर्व जो आरबीआई कह रहा है मुझे दो, एक वो रिजर्व जो कह रहा है कि अपने पास ही रखो, लेकिन रखो साइड में। अब लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि जो रिजर्व हमारे बैंक्स कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं उसके अंदर अब परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, ये तो हमें समझ आ गया कि होता है क्या, पर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हैं। वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रख सकता है कमर्शियल बैंक अपने पास, राइट। एंड बैंक्स उसके ऊपर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन फिर से फ्रीली लोन की तरह यूज नहीं कर सकते, पर उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं एज कंपेयर टू सीआरआर। सीआरआर के ऊपर कोई अर्निंग नहीं होती बैंक्स को, सीआरआर उनको आरबीआई को देना होता है चुपचाप, उसको कुछ नहीं कर सकते, ना उससे कोई इंटरेस्ट मिलेगा ना कोई कमाई होगी। लेकिन एसएलआर को वो अपने पास रखते हैं गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में, जिसके ऊपर वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। बस लोन नहीं दे सकते, उस पैसे को एज अ लोन नहीं दे सकते, पर हां थोड़ा बहुत कमा सकते हैं उसमें से। ठीक है जी, चलो नाउ भैया ओपन मार्केट तो मैंने कितनी बार बता दिया, फिर से बता दूं क्या? ये लो, जब सेल करती है गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को तो मनी का सप्लाई कम हो जाता है। जब बाय करते हैं, जब क्या करते हैं बाय, तो बेटा मनी का सप्लाई बढ़ जाता है ना। सेल करने का मतलब लोगों से पैसा ले लेना, इकोनॉमी में पैसा कम हो गया। बाय करने का मतलब क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन्होंने दी थी पब्लिक को वो उनसे वापस ले ली, पैसा उनको लौटा दिया, तो पैसा लौटा दिया तो मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। सिंपल, देखो जल्दी जल्दी। When RBI sell government securities, money goes out of the banking system, liquidity reduce हो जाती है ना, सेल से रिड्यूस हो गया। लेकिन जब बाय करती है तो वापस मनी ऐड हो जाता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। दिस टूल इज मेनली यूज्ड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। जब आरबीआई को लगता है कि या गवर्नमेंट को लगता है कि इन्फ्लेशन हो रहा है, कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करना शुरू कर देती है, ऑफर करना शुरू कर देती है। उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कम, प्राइसेस कम, पैसा खींच के वापस आ जाएगा। फिक्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैचेस स्पेशली ड्यू टू फॉरेन कैपिटल फ्लोज लाइक सडन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन फंड्स, है ना। फिक्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जब मिसमैच होती है तब, मतलब शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है कि लिक्विडिटी कंट्री की थोड़ी सी हिल रही है, तो तब ये वाला ऑपरेशन यूज करा जाता है। ठीक है ना बेटा, ये तो थे क्वांटिटेटिव, और भी आप लोगों ने पढ़े होंगे 12th में, लेकिन अभी आपके यहाँ पे सफिशिएंट है इतना। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि अब यहाँ पर हम कोई जैसे सीआरआर रेशियो या इसकी बात नहीं कर रहे। क्वालिटेटिव में आरबीआई समझाता है सिर्फ कमर्शियल बैंक को, सिर्फ एक अच्छे गुड फेथ में बताता है कि आपको ये चीज ऐसे करनी, एडवाइजरी एक तरीके से, कोई ऑर्डर पास नहीं करता, एक एडवाइस बोल देता है कि अगर ऐसा करोगे तो ठीक होगा, वन ऑफ द वे। तो दिस इज नोन एज, आगे आएगा मॉरल सुएजन, पहले देखते हैं। अनलाइक क्वांटिटेटिव टूल्स व्हिच इंपैक्ट द होल इकोनॉमी, क्वालिटेटिव टूल्स आर यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द क्रेडिट इन स्पेसिफिक सेक्टर्स। तो जैसे कि क्वांटिटेटिव तो हम पूरी इकोनॉमी में यूज कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन जो क्वालिटेटिव है वो हम स्पेसिफिक सेक्टर्स में लोन कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। समझिए मेरी बात, मेन डिफरेंस क्या समझ आया कि क्वांटिटेटिव में हम बात करते हैं जब हमें पूरी इकोनॉमी में कुछ कंट्रोल करना है, और क्वालिटेटिव कब यूज करते हैं जब एक स्पेसिफिक सेक्टर्स में हमें कुछ कंट्रोल करना है। ठीक है, नाउ मार्जिन रिक्वायरमेंट समझते हैं बेटा। देखो, असेट की वैल्यू है 1 करोड़ और बैंक इस पे लोन दे रहा है 80 लाख रुपए का। उसका कभी भी ये तो आपको पता होगा ना, बैंक जो है असेट की वैल्यू के बराबर लोन नहीं देता, बैंक हमेशा असेट की वैल्यू से कम लोन देते हैं। नहीं तो ऐसे तो सभी लोन ले लेंगे। मेन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये जो 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है, इसी की वजह से हर कोई लोन नहीं लेता, राइट। तो अभी क्या सिस्टम है कि 20 लाख का मार्जिन है, मार्जिन रख के लोन दे रहा है बैंक, तो 20 लाख की डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, तभी आपको 80 लाख का लोन मिलेगा, तभी आप वो 1 करोड़ का घर ले पाओगे, राइट। लेकिन सिचुएशन क्या है, अगर बैंक ने मान लो ये मार्जिन की रिक्वायरमेंट कर दी कम, यानी बैंक कह रहा है कि 1 CR के घर पे हम आपको 90 लाख रुपए का लोन दे देंगे। नाउ द सिचुएशन इज कि आपको 10 लाख की डाउन पेमेंट करनी है, तो अब लोन लेना आसान हो गया, लोन लेना आसान हो गया, राइट। तो यानी कि जब बैंक ने मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी तो लोगों ने लोन ज्यादा लिए, यानी मनी सप्लाई ज्यादा हुआ, परचेजिंग पावर बढ़ गई ना लोगों की, राइट। सिमिलरली अगर मैं स्कोर बढ़ा दूं, मैं बोलूं कि 50 लाख के लोन मिलेगा तो 50 लाख की डाउन पेमेंट लानी पड़ेगी, तो अब कम लेंगे लोन। तो समझ रहे हो, तो ऑपोजिट रिलेशन है। और एक बात बताओ, इसके अंदर जितने भी टूल्स आप देखोगे ना, सेल और बाय वाला हटा दो, हर एक टूल में आपको मनी सप्लाई से या क्रेडिट कंट्रोल से ऑपोजिट रिलेशन ही मिलेगा। समझ लो, सीआरआर बढ़ता है मनी सप्लाई कम, सीआरआर कम होता है मनी सप्लाई बढ़ता है। यहां पर देख लो, मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, मनी का सप्लाई कम, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगी, मनी का सप्लाई बढ़ेगा। इस तरीके से आप एग्जाम के लिए याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो आरबीआई सेट अ मिनिमम मार्जिन ऑन लोन अगेंस्ट कोलेटरल लाइक गोल्ड और शेयर्स। हायर मार्जिन से क्या होगा, स्मॉलर लोन होगा, रिड्यूसेस द बोरिंग्स, बता दिया मैंने। यूज्ड टू डिस्करेज द लेंडिंग इन ओवरहीटेड सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स में जब कुछ ज्यादा ही लोग लोन ले रहे होते हैं, ओवरहीट सेक्टर मतलब कुछ ज्यादा ही लोन, वहां पे लोन चल रहे होते हैं, तो वहां पर इस टूल को यूज करा जाता है। ठीक है जी। नाउ मॉरल सुएजन मैंने आपको भी बताया था कि जब आरबीआई समझा देता है सिर्फ प्यार से, क्या बोलता है, आरबीआई पोलाइटली एडवाइसेस और परसुएड द बैंक टू अवॉइड लेंडिंग टू रिस्की सेक्टर्स। समझ गए, आरबीआई क्या करता है, एक एडवाइजरी इशू करता है, नॉट एन ऑर्डर, एक एडवाइजरी इशू कर देता है कमर्शियल बैंक्स को कि भैया ऐसे ऐसे कर लो तो ठीक रहेगा, ऐसे ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। इन सेक्टर्स को लोन मत दो, रिस्की सेक्टर है। इन्वेस्ट मोर इन सेफ असेट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कि यहां पर कर लो इन्वेस्ट, रिस्की सेक्टर में मत करो भैया, राइट। नाउ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, आरबीआई रेस्ट्रिक्ट और स्टॉप लेंडिंग टू सर्टेन इंडस्ट्रीज।
है ना, कि आरबीआई क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है अपने आप को या लोन देना बंद कर देता है कुछ इंडस्ट्रीज में, जैसे स्पेक्युलेटिव बिजनेस और होल्डर्स। जो स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स वाले, जहां पर लोग वो प्राइसेस के कम ज्यादा के फ्लक्चुएशंस में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लाइक, तो ऐसे बिजनेसेस में क्या करते हैं बैंक्स, लोन देना बंद कर देता है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल यूज टू कंट्रोल मिस यूज ऑफ क्रेडिट इन स्पेसिफिक सेक्टर्स। किस लिए यूज होता है, किसी स्पेसिफिक सेक्टर्स में अगर लोन्स का मिस यूज हो रहा है तो वहां पर यूज करा जाता है। ठीक है बच्चों, चलो नाउ मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, पॉलिसी रेट्स के रिलेटेड आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से। अब बैंक रेट क्या होता है, देखो ध्यान से, जब आरबीआई बैंक्स को लोन देता है फॉर लॉन्ग टर्म, क्या बोला मैंने, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, तो दैट इज नोन एज बैंक रेट। और एक रेपो रेट भी होता है, रेपो रेट में भी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा है लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म। क्या बोला मैंने, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन जब शॉर्ट टर्म के लिए देता है तो रेपो रेट यूज होता है टर्म, जिस रेट पे लोन देते हैं। और आरबीआई अगर कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए दे रहा है तो दैट इज नोन एज बेटा बैंक रेट, है ना। तो देखो, लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट आरबीआई टू द बैंक्स नॉट कॉमनली यूज नाउ टू कंट्रोल मनी सप्लाई। अब इतना कोई खास यूज नहीं होता, पर अगर होता भी तो इसमें भी सेम है, ऑपोजिट। बैंक रेट बढ़ेगा, लोन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, लोन की जो कमर्शियल बैंक जो लोन देता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक के ऊपर बर्डन आ जाएगा। क्या बर्डन आ जाएगा कि आरबीआई को ज्यादा पे करना है, तो वो अपनी जो आगे लोन्स दे रहे हैं लोगों को वो कम कर देंगे, राइट। तो इसमें भी उल्टा ही होता है। नाउ मोस्टली यूज टू पेनलाइज द बैंक इफ दे डोंट मेंटेन सीआरआर और एसएलआर। जनरली क्या होता है, अगर सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं होता तो आरबीआई पेनलाइज करने के लिए बैंक रेट चार्ज करता है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। ठीक है, चलो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बेटा ध्यान से देखेंगे हम जरा, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। देखो समझो, एक रेपो रेट मैंने आपको बताया भी है ना, रेपो रेट क्या है, जो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई से, यानी ये कह सकते हैं कि आरबीआई जो चार्ज करता है, ध्यान से सुनेंगे, आरबीआई जो चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात कि जो हमारे कमर्शियल बैंक से वो कुछ डिपॉजिट भी करते हैं आरबीआई को, उसको टर्म ये भी कह सकते हैं कि आरबीआई लोन ले रही है कमर्शियल बैंक से। हालांकि आरबीआई क्या लोन लेगी, पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कमर्शियल बैंक हो सकता है कि जैसे हम लोग अपने इन बैंक्स में डिपॉजिट नहीं करते पैसा, ऐसे ही कमर्शियल बैंक हो सकता है आरबीआई के पास डिपॉजिट करता हो, उसके बदले आरबीआई को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब आरबीआई के पास दो सिचुएशन है कि एक बैंक को उसने लोन दिया हुआ, उससे वो इंटरेस्ट चार्ज भी कर रही है, और उसी बैंक ने कुछ डिपॉजिट भी करा हुआ, उसको इंटरेस्ट दे भी रही है। तो दोनों काम हो रहे हैं एक साथ, तो ये तो कुछ गड़बड़ वाला मामला है। कैसे, 10% आप चार्ज कर रहे हो, जैसे आरबीआई क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, आरबीआई 10% चार्ज करता है मान लो एचडीएफसी बैंक से, एग्जांपल है। आरबीआई क्या कर रहा है बेटा, 10% चार्ज कर रहा है लोन विच इज कॉल्ड रेपो रेट, ये आरबीआई का रेपो रेट है। यानी कि आरबीआई ने इस रेट पर एचडीएफसी को लोन दिया हुआ है, तो आरबीआई 10% चार्ज कर रहा है एचडीएफसी से, रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। और एचडीएफसी ने डिपॉजिट भी करा हुआ है आरबीआई के पास, उसके बदले, ये तो कौन सा रेट हो गया, इसको ऐसे समझते हैं, ये तो वो रेट है 10% वाला जो ये एचडीएफसी बेटा दे रहा है, जो एचडीएफसी दे रहा है आरबीआई को, ठीक है ना। और एचडीएफसी ने कुछ डिपॉजिट भी करा हुआ है इसके पास, इसको हम बोलते हैं बेटा रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलेंगे बेटा, रिवर्स रेपो रेट। ध्यान से, क्या बोला कि जब हमारा एचडीएफसी बैंक ने जो डिपॉजिट करा हुआ है आरबीआई के पास, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको क्या दे रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एचडीएफसी को क्या दे रहा है, रिवर्स रेपो रेट दे रहा है। कोई ना कोई रेट होगा। तो पर मेरे को एक बात बताओ सोच के, क्या आरबीआई ज्यादा रेट पे कर सकता है इससे जो वो चार्ज कर रहा है एचडीएफसी से? आरबीआई इज एपेक्स इंस्टीट्यूशन, मेन सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक से जो वो चार्ज कर रहा है पैसे, और अब उसको कुछ देना भी है उसको, तो आपको लगता है कि वो इससे ज्यादा देता होगा, कुछ 10% से ज्यादा देगा, आपको लगता है? नहीं, नहीं तो आरबीआई के पास बचेगा क्या? आरबीआई इसके अंदर बेवकूफ निकला अगर ऐसा हुआ तो, है ना, कि चार्ज कम कर रहा है और पे ज्यादा कर रहा है, तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए आरबीआई क्या मेंटेन करके चलता है, ये देखो कि आरबीआई जब रिवर्स रेपो रेट निकालता है हमेशा, तो रेपो रेट में से एक कम रखता है। रेपो रेट हमेशा यानी कि अगर रेपो रेट 10 है तो रिवर्स रेपो रेट कितना होगा बेटा, 9। सिंपल, समझ आ गई बात कि आरबीआई जो रिवर्स रेपो रेट रखता है वो हमेशा रेपो रेट से एक कम रखता है। सिंपल सा मतलब ये है कि आरबीआई जो चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से और जो पे करना है वो हमेशा एक कम रखेगा चार्ज करने वाले से। क्या बोला मैंने कि आरबीआई जो पे करता है कमर्शियल बैंक्स को वो हमेशा एक कम होगा किससे, जो वो चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से। सिंपल सी बात। नहीं आ रही है सारी बातें समझ में, तो ये फॉर्मूला याद कर लो भाई, सिंपल सी बात। इतनी सारी कहानी एग्जांपल नहीं भी समझ आया, एग्जाम के लिए आपको याद होना चाहिए कि रिवर्स रेपो रेट कैसे निकलता है, अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो आरबीआई करता है लिक्विडिटी का एडजस्टमेंट, उसके अंदर रिवर्स रेपो रेट ऐसे कैलकुलेट होता है। दोनों तीनों तरीके से बता दिए, जो अच्छा लगे उसे याद रख लेना, ठीक है। देखो, तो आरबीआई यूजेस एलएफ टू कंट्रोल द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई थ्रू द फॉलोइंग टूल्स। एक रेपो रेट हो गया, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। बैंक्स गिव्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलैटरल एग्री टू बाय देम बैक लेटर। लोअर रेपो रेट से क्या होगा, लोन सस्ते होंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, ये तो हमें पता ही है।
रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई बोरोस फ्रॉम दी बैंक्स, हालांकि एक्चुअल में बोरो नहीं करता, एक्चुअल में कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक है ना, आरबीआई के पास। तो बैंक क्या करता है? बैंक पार्क एक्सेस फंड्स एंड विद आरबीआई, पार्क मतलब रख देता है, जो कमर्शियल बैंक है वो अपने एक्सेस फंड्स उठा के आरबीआई के पास रख देते हैं और इंटरेस्ट कमाते हैं। यही मैं बात कर रहा हूं आपसे कि बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स अपने एक्स्ट्रा फंड्स को उठा के आरबीआई के पास रख देते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो इट इज ऑलवेज 1% लोअर देन द रेपो रेट, दिस इज द सिचुएशन। समझ आ गई बात? नाउ बेटा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एक और इंपॉर्टेंट बात है। देखो, कमर्शियल बैंक्स को ना एक लिमिट दी जाती है कि इतने लिमिट तक आप लोन ले सकते हो हमारे से, जिसके ऊपर हम आपसे चार्ज कर रहे हैं रेपो रेट, है ना, जिसके ऊपर हम आपसे रेपो रेट चार्ज कर रहे हैं शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन मुंह उठा के चले आओगे, हर दिन लोन ले लोगे। तो मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कुछ ना कुछ लिमिट सेट कर देता है कि इतना आप लोन ले सकते हो हमारे से। और अगर कमर्शियल बैंक उस लिमिट को क्रॉस करते हैं, क्या बोला? कमर्शियल बैंक्स अगर उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आरबीआई एक रेट चार्ज करता है एक्स्ट्रा, मतलब प्लस देन रेपो रेट, मोर देन रेपो रेट। क्यों चार्ज कर रहा है आरबीआई मोर देन रेपो रेट? क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ने अपनी कोई लिमिट क्रॉस करी है लोन लेने की फ्रॉम आरबीआई, जितनी लिमिट आरबीआई ने सेट करी थी उससे ज्यादा ले रहे हो आप। तो आरबीआई एक तरह से पेनलाइज करता है कमर्शियल बैंक्स को कि तुम जरूरत से लिमिट से ज्यादा लोन ले रहे हो, या रेपो रेट के अंदर जो भी लिमिट थी वो तुम क्रॉस कर रहे हो, तो इसलिए अब तुम्हारे ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा रेपो रेट +1, जिसको कि हम बोलते हैं एमएसएफ रेट। एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो वो रेट जो कमर्शियल बैंक्स को पेनलाइज करने के लिए लगाया जाता है बेटा, दैट इज एमएसएफ। अ पेनल्टी रेट फॉर बैंक्स बोरोइंग बियॉन्ड द रेपो फैसिलिटी, बैंक कैन यूज अप टू 1% ऑफ देयर एसएलआर। ये बड़ी काम की बात अभी बताऊंगा। तो ऑलवेज 1% हायर। तो ये बात समझ आ गई? ये जो लिखा है ना सेकंड पॉइंट बेटा, ये आया हुआ एग्जाम में। देखो, जो कमर्शियल बैंक्स के पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की जो पैसा पड़ा होता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में, तो क्योंकि अब एक्स्ट्रा रेट पे करना पड़ रहा है, रेपो रेट +1 से, यानी कि रेट एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ रही है कमर्शियल बैंक्स को, आरबीआई को एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ दिस एमएसएफ रेट। तो इस एमएसएफ रेट की वजह से अगर कमर्शियल बैंक्स को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए कमर्शियल बैंक अपने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज का 1% यूज कर सकते हैं। जितना भी इन्होंने अपने पास एसएलआर मेंटेन करके रखा हुआ है उसका 1% वो यूटिलाइज कर सकते हैं ये पेमेंट करने के लिए, ये बोला गया। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि हाउ मच ऑफ द एसएलआर परसेंट, या हाउ मच परसेंटेज ऑफ द एसएलआर कैन अ कमर्शियल बैंक यूज टू पे द एमएसएफ रेट, कि एमएसएफ रेट को पे करने के लिए कमर्शियल बैंक्स अपने एसएलआर का कितना % यूज कर सकते हैं? तो आंसर इज 1%। समझ गए? चलो, नाउ मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रक्चर देख रहे हैं इंडिया में, किस तरह का स्ट्रक्चर है। टू अंडरस्टैंड एंड हाउ मॉनेटरी पॉलिसी इज मैनेज इन इंडिया, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हु मेक्स द डिसीजन एंड हाउ, कौन डिसीजन बनाता है और कैसे डिसीजन लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। की डेवलपमेंट इन 2016 में आरबीआई एक्ट वाज अमेंडेड टू गिव द लीगल बैकिंग, ये तुम्हें पता ही है भैया, ठीक है? नहीं, 2016 में देखो इंपॉर्टेंट चीज है, सॉरी अलग चीज है। 2016 में की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि आरबीआई ने ना एक बैकिंग दी है, देखो क्या, वाज अमेंडेड टू गिव लीगल बैकिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, एमपीएफए, ठीक। दिस एग्रीमेंट वाज मेड बिटवीन आरबीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेट अ क्लियर गोल फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ईयर 2016 में, 2016 में ये बना है हमारा एक एग्रीमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का नाम याद रखना है, ईयर याद रखना है, किस लिए बना है याद रखना है, किस लिए बना है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। देखो क्या था इसके अंदर, मेन गोल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था, है ना। इंडिया नाउ फॉलोज अ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, जिसके अंदर प्राइमरी गोल क्या होगा मॉनेटरी पॉलिसी का, इज टू कीप द इन्फ्लेशन स्टेबल, कि हमें अपने इन्फ्लेशन को बेटा स्टेबल रखना है, ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है, क्या बनाई गई? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इस चीज को डिसाइड करने के लिए। Was set up to decide on policy rates like repo rate, ठीक है जी, रेपो रेट के लिए। डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हमने एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेट करी, क्या थी वो, ध्यान से 2016 से 2021 तक के लिए सेट करा था हमने, जिसके अंदर हमने सेट किया था टारगेट सीपीआई का 4%, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 4% रहेगा, इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होगा। बैंड रखा 2% कम या 6% अपर लिमिट, कहने का मतलब कि हमने सेट करा कि 4% तक इन्फ्लेशन हम दे लेंगे, और गिरेगा तो 2% तक होगा, बढ़ेगा तो 6 तक होगा, इसके अंदर अंदर रहेगा, +2 और -2 के अंदर अंदर रहेगा इन्फ्लेशन का रेट। ये डिसाइड हुआ था इस कमेटी के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है जी। फेलियर टू मीट कब मानेंगे हम? टारगेट फेल हो गए, अगर ये 6% चला गया, रेट मोर देन 6% चला गया 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में, या फिर 2% से नीचे चला गया फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में, तो हम मान लेंगे कि जो इन्फ्लेशन हमने सेट किया था टारगेट वाला सिस्टम, ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा ज्यादा चला गया उससे जो मैंने टारगेट सेट किया था, या कम रह गया। तो दोनों ही केसेस में हम क्या मानेंगे? देयर इज अ फेलियर टू मीट द टारगेट और टू फेलियर टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट्स। सिंपल है, बात समझ आई बेटा बढ़िया से सब बच्चों को? तो देखो आगे,
आरबीआई की ड्यूटीज क्या इसके अंदर, पब्लिशेस अ मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। हर 6 महीने में क्या ड्यूटी बन गई आरबीआई की कि एक रिपोर्ट पब्लिश करनी है जिसके अंदर इन्फ्लेशन बताएंगे क्या है क्या नहीं है। एक्सप्लेन द इन्फ्लेशन सोर्सेज एंड फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट 6 से 18 महीने, अगले 6 से 18 महीने का फोरकास्ट भी होगा उसके अंदर कि हर 6 महीने में क्या हुआ है, क्या रिपोर्ट चल रही है वो, और अगले 6 से 18 महीने का भी रिपोर्ट होगा उसके अंदर। सिंपल। सीपीआई को यूज क्यों कर रहे हैं यहां पर, पीछे का जो हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन के लिए हम सीपीआई के ऊपर 4% चेक कर रहे हैं, तो सीपीआई को ही क्यों यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग बेटर। सबसे ज्यादा बेटर तरीके से जो इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ लिविंग पता लग सकती है वो इससे पता लगती है, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस पब्लिक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन मोर देन अदर इंडिकेटर्स, ज्यादा अच्छे से बताता है सिंपल। तो जो पब्लिक का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है वो भी हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पता लगता है। इंडिया फॉलोज दी कंट्रीज लाइक यूएसए, इन सबको फॉलो करता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग में। सम कंट्रीज नाउ शिफ्टिंग टू नॉमिनल जीडीपी टारगेटिंग इंस्टेड, कि अब धीरे धीरे कुछ कंट्रीज नॉमिनल जीडीपी के कंसेप्ट पे भी शिफ्ट हो रही है। नॉट सो इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग तक इंपॉर्टेंट था, ठीक है जी। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 8 का यूनिट नंबर 3। तो आई होप बढ़िया से समझ आ गया होगा पूरी क्लैरिटी के साथ, ठीक है। कमेंट करके जरूर जाना बेटा, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा बच्चों तक वीडियोस पहुंच सके और सबका ज्ञान बढ़े, है कि नहीं। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।